नमस्कार, आदाब। पोल इंडिया पर आपका स्वागत है। खैर मकदम है। इन दिनों हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पर फ्री क्लासेस की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम बातचीत की कला या कहें कि वार्तालाप को रोचक और सार्थक कैसे बनाएं या गुफ्तगू को एक फनी एतबार से कैसे बरतें, इस बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ ये बातचीत या वार्तालाप या कन्वर्सेशन या गुफ्तगू का जिक्र खास कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। ये बात मैं डे वन से बता रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। और वो है कि मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जर्नलिज्म को इस तरह इस्तेमाल करना जैसे कि ऐसे अचीवर्स, इंपॉर्टेंट लोग या जिनका हमारे वक्त, हमारे दौर पर, दौर हाजिर पर कुछ असर है, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की जर्नी इस तरह दर्ज कर दी जाए कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच रहे और आने वाले यूजर्स के वो काम आए। क्योंकि इस काम को मैं जाती तौर पर एक नेशन बिल्डिंग का काम मानकर करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसे लोगों के साथ अपने इस लंबे करियर के दौरान हुए जो तजुर्बात हैं, जो एक्सपीरियंसेस, अनुभव हैं, वो शेयर करने हैं आपके साथ, जो इस काम को इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ा सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। क्योंकि हम लोगों का जितना बड़ा लेंथ एंड ब्रेड्थ में जो कंट्री है हमारी, उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है कि जो इस तरह के अचीवर्स तक पहुंच सकें, उन्हें डॉक्यूमेंट कर सकें और इस काम को कैसे एक मेथोडिकल, प्रोफेशनल ढंग से कैसे किया जाए, वही बातें हम यहाँ कर रहे हैं। जो तजुर्बे हमने फील्ड से हासिल किए हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसलिए ये जो क्लासेस हैं, इनको मैं क्लास नहीं कहता, बल्कि ये एक शेयरिंग का मौका है, जहाँ जो कुछ मुझे आता है, जो मैंने फील्ड में रहकर अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो मैं आप तक पहुंचाऊं। कल की बातचीत हम इस सिलसिले में कर रहे थे, बल्कि परसों से यही करीब करीब थीम हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को कैसे तैयार करें हर लिहाज से। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस पूरे एक्सरसाइज में 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। एक आप होस्ट के तौर पर, दूसरा आपका गेस्ट और तीसरा आपका ऑडियंस। इस सीरीज में जो पिछले 2-3 दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं, वो एज अ प्रोफेशनल आप कैसे अपने आपको तैयार करें, इसके लिए क्या क्या चीजों का आप ध्यान रखें। इस सिलसिले में हमने स्पीच और क्लैरिटी के बारे में बात करना शुरू की थी, जिसमें से हम कल आपके डिक्शन, आपकी आवाज, वॉइस के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें क्लैरिटी और प्रोनाउंसिएशन के बारे में कल हमने डिटेल में बातचीत की, जिसमें हमने कहा कि आप अपनी आवाज के पेस को, स्पीच के पेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पिच और टोन में कैसे बदलाव लाकर एक मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल स्पीच बना सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल भी उसका एक हिस्सा है। वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में हम बात कर रहे थे, तब हमारा वक्त कल पूरा हो गया था, इसलिए हम आज यहीं से आगे पॉजेज के बारे में बात करेंगे। देखिएगा कि बोलते हुए जब हम चुप हो जाते हैं, तो हम एक तरह का, उसको कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट पॉज, यानी कि उस पॉज के बाद क्या कहा जाने वाला है, ये एक सर्टेन डिग्री ऑफ एंगेजमेंट ऑडियंस के लिए पैदा करता है और गेस्ट के लिए भी पैदा करता है। अगर आप बोलते बोलते अचानक चुप हो जाए, एक अगर आप लें, तो उस पॉज से जो आपका सुनने वाला है या देखने वाला है, उसको तो इस तरह से आप ये खुद तय करते हैं कि आपकी अपनी स्पीच के पैटर्न में, या जो पर्पस आप अपने उससे कन्वे कर रहे हैं, अपनी स्पीच से जो करना चाहते हैं, उसमें स्ट्रैटेजिकली आप कहाँ चुप हो जाएं, कहाँ आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए या उससे ज्यादा, ये आप तय करेंगे कि कितना लंबा पॉज आप लें, जिससे एक कि ऑडियंस का एंगेजमेंट इस हिसाब से बढ़े कि आगे क्या आप कहने वाले हैं। दूसरे, जो पीछे कही गई बात है, उसको वो रजिस्टर करने के लिए उनके पास उतना वक्त हो। इससे एक हल्का सा ड्रामेटिक इफेक्ट भी आप अपने स्पीच के प्रेजेंटेशन में कर पाते हैं। यहाँ पर हमें आर्टिकुलेशन के बारे में भी सोचना चाहिए कि जब हम
अपनी क्लैरिटी की बात में करते हैं, अपनी स्पीच में क्लैरिटी, तो उसमें आर्टिकुलेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आर्टिकुलेशन क्या है, इस बारे में समझने के लिए हम थोड़ी देर यहाँ पर और आपके साथ बात करना चाहते हैं। वो है आपकी क्लैरिटी और प्रिसीशन के लिए आर्टिकुलेशन की एक जरूरत पड़ती है, जो कि आपके जो स्पीच का के ऑर्गन्स हैं, आपकी आपकी जबान, आपके होंठ और जो दूसरे इन्वॉल्व स्पीच ऑर्गन्स हैं, वो आर्टिकुलेशन में आपकी मदद करते हैं। जो इंफॉर्मेशन आप इम्पार्ट करना चाहते हैं उसकी मीनिंग एक्यूरेटली या उसके आसपास इंश्योर करता है, ये जो आपका आर्टिकुलेशन है। और इससे आपका जो लिसनर या आपका ऑडियंस है, वो एज ए स्पीकर आपको ठीक से समझ पाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि आप आर्टिकुलेट करें तो अपनी स्पीच की क्लैरिटी और प्रिसीशन के लिए करें। यहाँ पर फोनेटिक एक्यूरेसी की भी जरूरत होती है, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी एक फोनेटिक नियमावली कहिए कि उसके रूल्स हैं, कि जो उसमें सिलेबल्स हैं, उसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं, उनको प्रोनाउंस करने, उनको एक साउंड सोनिक उसमें लाने के लिए उसके कुछ स्पेसिफिक वेज हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज, उस लैंग्वेज फैमिली के भीतर क्या तरीका है उसको फोनेटिकली एक्यूरेट बोलने का, ये एक सीखने की चीज है। तो वो जो फोनेटिक रूल्स हैं उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के, उससे वो जो साउंड है वो ज्यादा एक्यूरेट और कन्विंसिंग ढंग से प्रोड्यूस होता है, ताकि नेटिव लिसनर्स को ये लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं, जिस लैंग्वेज को अपनाए हुए हैं, वो उनकी ही अपनी लैंग्वेज है, उसमें आप एक एलियन साउंड नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको पेस का भी ध्यान रखना होता है। और उससे पहले ये जो हर लैंग्वेज के जो सिलेबल्स, जो कॉन्सोनेंट्स की बात हमने की, उन पर एक ड्यू एम्फेसिस क्लैरिटी के लिए हम देते हैं, ताकि का इस्तेमाल, यानी कि जैसे आपने क्रिकेट में सुना होगा कि ये फास्ट पेस बॉलर हैं, ये स्लो पेस, मतलब इसका सीधा रिश्ता आपकी स्पीड से है। आपकी स्पीच की स्पीड समझिए, जिसको हम पेस कह रहे हैं। हम अपनी स्पीच और डिक्शन के फील्ड में उसका इस्तेमाल पेस के तरह ही करते हैं। जब हम पेस कहें तो आप उसको स्पीड की तरह समझ सकते हैं, जिससे कि आप अपने जो लिसनर्स का जो प्रोफाइल है उसको समझते हुए आप अपना एप्रोप्रिएट एक पेस तय करते हैं, जिससे कि आपके लिसनर को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में मदद मिले। और ये भी कहीं किसी डिफाइंड और फिक्स्ड रूल की तरह नहीं है कि पेस आपकी स्पीच का कैसा होगा। ये आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसे धीमा या तेज कर सकते हैं, जो आपके पर्पस को ठीक ढंग से एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करे। यहाँ पर आपको अपने इंटोनेशन के बारे में भी और स्ट्रेस के बारे में भी केयरफुल रहना पड़ेगा। जब आप अपनी स्पीच को ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अपने टारगेट को अचीव करने के काबिल बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रेस और इंटोनेशन भी उसका एक पार्ट है। स्ट्रेस और इंटोनेशन को ठीक से इस्तेमाल करने से, यानी कि जिसे हम अगर कहिए बोलचाल की जबान में हम कहते हैं कि लहजा, कि लिखी हुई चीज जैसी पढ़ ली जाती है, बोली हुई चीज में एक छोटा न्यूएंस्ड साउंड उसके मीनिंग को बदल देता है। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर आपने कहा कहाँ गए थे, लिखे हुए तो ये तीन लफ्ज ही हैं, ये अल्फाज तीन हैं जिनमें कहा गया है कहाँ गए थे। तो अगर आप इसमें हल्का सा इंटोनेशन में चेंज कर दें तो आप पूछ सकते हैं कहाँ गए थे। थोड़ा सा अगर आप अथॉरिटेटिव बने तो आप कह सकते हैं कहाँ गए थे। और अगर आप इसके साथ कोई सेटायर या कोई पन डालना चाहे, कहाँ गए थे। हल्के छोटे छोटे, और ये हर लैंग्वेज में होता है, जो लिखी हुई चीज है वो एक ही तरह से पढ़ी जाती है,
जबकि बोलने में हम अपने स्ट्रेस और इंटोनेशन से उसमें डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप रोज सुनते हुए, हाँ, सुनने की बात भी जो मैंने कही कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पर हम अलग से जरूर इस पर देर तक बात करेंगे कि लिसनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, जिस बारे में हमने एक ओवरऑल जो फंडामेंटल्स पर बात करते हुए इसको अंडरलाइन किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या है। तो ये हमने कहा स्ट्रेस और इंटोनेशन की बात। इसके अलावा आपके पास जो स्पीच ऑर्गन्स हैं जिसकी बात हमने पहले कही कि आपका मुंह है, आपके जो लिप मूवमेंट्स हैं, ये भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट साउंड्स हैं जिसके लिए आपके मुंह और आपके जबड़े, आपके होंठ और आपके गाल, ये जो आपके जो मसल्स और ये जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो एक पर्टिकुलर साउंड को खास कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके स्पीच ऑर्गन से निकालने में मदद करते हैं। तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस और अवेयर रहने की वहां पर भी जरूरत है जिससे कि साउंड एक्यूरेटली आपके मुंह से निकल सके। इन सब चीजों के साथ ब्रीथ कंट्रोल एक बड़ी चीज है कि आप अपनी सांसों को केयरफुली एक्सरसाइज करें और ताकि बहुत देर तक, थोड़े अगर लॉन्गर सस्टेन्ड क्लियर स्पीच आपको चाहिए तो आपके साथ आपकी ब्रीथ भी साथ दे सके। तो कई बार हम बोलते बोलते अगर ब्रीथ आउट होना शुरू होते हैं उससे, या फिर हमारे पास इनसफिशिएंट ब्रीथ होती है तो उससे हमारा अनक्लियर आर्टिकुलेशन साफ साफ समझ में आता है। तो ये जो बात मैंने कल जहाँ छोड़ी थी उसमें आर्टिकुलेशन पर मुझे ये बातें आपको आपसे शेयर करनी थी। आप अपने बोलने में एक ऑथेंटिसिटी को भी ध्यान में रखेंगे जिससे कि आप आपकी तरह साउंड करें। बहुत बार ये एक टेम्पटेशन रहता है कि हम दूसरे को इमिटेट करें, अडॉप्ट करें, दूसरे का स्टाइल, उसका टोनेशन अडॉप्ट करें। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आप थोड़ा टाइम तो वो जो इमिटेशन है उसमें रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस आती हैं तो आप ना तो आप रह पाते हैं ना वो रह पाते हैं जिसको आप इमिटेट कर रहे हैं। इसलिए बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ और बी ऑथेंटिक इन योर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर मॉड्यूलेशन में आप अपने वॉल्यूम, पिच और टोन, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, उसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं जिससे कि आप अपने ऑडियंस को ज्यादा इंटरेस्टेड और अटेंटिव बनाए रख सकते हैं। आपको बहुत इन सब चीजों को करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जो चाहते हैं, जो विलिंग है वो कर सकते हैं। कभी आप आईने के सामने खड़े होकर कर सकते हैं, आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी ऑडियो ऐप में कर सकते हैं, किसी वीडियो ऐप में कर सकते हैं, और अपने पीयर या अपने जिसको भी आप भरोसे का समझते हैं उसके साथ आप एक फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अपने ऑडियंस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि न सिर्फ डेमोग्राफिक प्रोफाइल बल्कि उसके साथ उनका जो कॉन्शियसनेस का लेवल, उनका एजुकेशन का, उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जो अलग अलग लेयर्स पर सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो हमें ये जो उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, उनका जो डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस तरह हम अपने ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा जानने की तरफ बढ़ेंगे जिससे हम ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो सकते हैं। यहाँ पर हमें ये सब तो आपकी स्पीच और इसकी जो वर्बल चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, उस पर हमने बात की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। मसलन कि जब आप किसी ऑडियो विजुअल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं तो वहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी जेस्चर्स, आपके छोटे छोटे न्यूएंस्ड हरकतें आपके पूरे अपीयरेंस और आपके प्रोफेशनल इम्पैक्ट को बना या बिगाड़ सकती हैं। और चूंकि जर्नलिज्म में या इस पेशे में ये कहा जाता है कि आपको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, तो वो तो एक थंब रूल है ही कि आप अपडेटेड रहें करंट अफेयर्स को लेकर, जो इंडस्ट्री में जार्गन्स चल रहे हैं उसको लेकर, या जो रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी है उसको लेकर आप अवेयर रहें। तो इस तरह से हम ये जो अपने आपकी तैयारी है, खासतौर पर जब आप
कहीं पर प्रेजेंट हो रहे होते हैं, तो जिसमें स्पीच एक बहुत बड़ा टूल है, और स्पीच के ये सारे कंपोनेंट्स या कहिए कि फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत आने वाले दिनों में या जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे ये बहुत मददगार साबित होंगे। यहाँ पर मैं स्पीच के सिलसिले में ही दो छोटे छोटे टुकड़े आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि कही गई बातें उनको आप दूसरे एक्सपर्ट्स के जिनके साथ मैंने बातें की हैं उनके साथ उनके बराह रास्त उनसे आप सुन सकें। अच्छा ये बताइए, वॉइस के बारे में एक क्लीशेड सी बात बहुत बार कही जाती है। क्लीशेड मतलब ये कि जो नहीं समझ सकता इस बात को, कि एक आपको अपनी वॉइस को पहचानना होता है, आपको वो रजिस्टर्स वो कहाँ हैं उनको पहचानना होता है। इस मिस्ट्री को थोड़ा आपने कैसे सॉल्व किया, और जो आप कहते हैं कि रोशन सेठ साहब से आपने जो वॉइस टिप्स वगैरह ली, हमारे देखने वालों को ही बताइए कि कैसे वॉइस को इम्प्रूव करें और उसे डिस्कवर करें कि मेरी आवाज़ कौन सी है। तो सबसे पहले बात है कि एक इंस्ट्रूमेंट है ये, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब होता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को आप टिंग 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 धप 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 धप, ये इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। उसके बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट से एक राग बजाते हैं या एक ताल बजाते हैं। अब आपको उस इंस्ट्रूमेंट का ग्रामर पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं उस सूटू से, उस साउंड से मैं वॉइस निकाल सकूं। साउंड और वॉइस में फ़र्क, जिसमें से मैं कुछ कह सकूं। ओके, दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम। द नेम ऑफ द गेम इज़ कि आप इतनी निपुणता, हुनर में इतने आप अपने को इम्प्रूव करें कि आप उससे जब आप ज़ाकिर हुसैन साहब को जब आप तबला बजाते सुनते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं, कहीं पर भी ले जाते हैं। वो चाहे वो टुकड़ा बजा रहे हों, चाहे वो कुछ हंसी खेल में कुछ कर रहे हैं, it is not that moment, it is the years which has gone in. So even as you clap for that, oh, वाह उस्ताद जब आप कहते हैं, तो as an actor and as a learner you'll say, what went into it? क्या तैयारी गई? तो इसलिए स्पेशली एक्टर्स जो होते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, थोड़ा सा स्पेक्टेटर रहो, बाकी अंदर घुसो, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस मत हो जाओ। बिकॉज जब हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, क्या शॉट मारा, क्या शॉट मारा, अब तो उसको कॉपी करना शुरू कर रहा है, उसकी आवाज़ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ कैच योर वॉइस। वो कौन सी चीज़ है जो आपकी यूनिक है? बिकॉज वर्ल्ड इज ओनली इन, क्या था, इज इंटरेस्टेड इन समथिंग यूनिक। एक रेगुलर चीज़ हम लोग ऐसे देखते रहते हैं, क्या है वो जो खास है वो हमें ढूंढना है, और वो खास हमारे अंदर है। एंड इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छा एक तरफ है आवाज़ है कि मैं अपनी टोनालिटी पकड़ूं, कि मैं उस बात में हल्का सा कैसा फ़र्क ला पाऊँ। जैसे मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा उतार चढ़ाव ला रहा हूँ, उसके साथ साथ शायद एक पॉज भी ला रहा हूँ, उसके बाद बात आगे बढ़ा रहा हूँ, और उसके इमीडिएटली बाद उस रिदम को बदल देकर कुछ और ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ दिस इज एक तरह से आई एम कॉजिंग इट, आई एम क्रिएटिंग अ रियलिटी। है नहीं रियल, हम लोग तो आपसे आपस में बात कर रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन जब हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है कि हम अपने तारों को अलग अलग तरीके से बजा सकते हैं, तब खेल है। इसलिए रियाज का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली वॉइस। अच्छा, एक तरफ हो गई वॉइस टोनालिटी, इसकी हम बात करें, दूसरा है कि तुम कह क्या रहे हो उसमें। तो अगर हम उस पिक्चर को देखें तो एज एन एक्टर मैंने अपने आप को पाया कि मैं दूसरों के कहे, दूसरों के बनाए स्क्रिप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा हूँ। दैट्स व्हाट माय कमिटमेंट इज। उसके बाद लोगों ने कहा तुम डायरेक्टर बनो, तुम नेक्स्ट। मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टे विद दैट आइडिया फॉर टू लॉन्ग, आई एम टू रेस्टलेस। अच्छी बात नहीं है, पर ऐसा हूँ।
तो मैंने कहा कि हाउ एल्स कैन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो मैंने कहा कि मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या पाया। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो पाया तुमने कभी नहीं देखा, पर मैंने कभी नहीं देखा, और हो सकता है शायद लोगों को भी कुछ ऐसा लगे। और धीरे धीरे जब ऐसा होने लगा कि लोगों को भी लगने लगा अच्छा हाँ, दिस आर सिंपल थिंग्स, लेकिन कैसा रहे कि अगर वो सिंपल चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकें, जो हमको हमारी ज़िंदगी को आसान तरीके से जीने में मदद डाल सके। तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई कॉल फाइंडिंग योर वॉइस, कि अपनी ज़िंदगी में क्या आप अपनी बात, अपना काम, अपना नज़रिया, अपने तरीके से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर पीपल हु मे बी वांटिंग दैट। इसमें कोई वॉइस में टोनैलिटी और एक्सप्रेशन की बात तो आपने कही जी, इसके अलावा टिम्बर में भी इम्प्रूवमेंट जी या जी, चेंज करने की वो कुछ तो एक्सरसाइज वगैरह आप एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अगर आप एक्सरसाइजेस की बातें करें तो बड़ा एक हमिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना, जब आप सिर्फ तो आप रेजोनेट कराना शुरू करिए। देखिए क्या है, वो रेजोनेटर है सब। अब उसको तो आपने देखा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग दिखता नहीं है ये, क्या कर क्या रहे हैं, वाह कर रहा है, इतना गंदा, इतनी गंदी दिखती है तैयारी। तैयारी इतनी गंदी दिखती है। तो डोंट गो बाय व्हाट इट लुक्स लाइक, रेजोनेट कराइए अपने अंदर, अलग अलग अपने मसल्स को ढीला करिए, जिससे आपका मुंह अलग अलग मर्क्यूरियल एक्सप्रेशंस दे सके, जिसको आप हल्का इस्तेमाल करें या ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन वो आपके हाथ। तो आपने शुरुआत में बात की थी ना कि डायरेक्टर के हाथ में कठपुतली है, तो उस तरीके से आपके अंदर का जो एक्टर है उसको भी आप कंट्रोल करें, कि आप उसको, जैसे मैं जब अपना सिंगल एक्टर प्ले करता हूँ दयाशंकर की डायरी, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक्स टू नादिरा दहीर बब्बर मैं कर पाता हूँ वो। तो उसमें एवरी परफॉर्मेंस, ईच परफॉर्मेंस, मुझे कई बार मैं पृथ्वी में करता हूँ तो एक मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ पर करना, और कई बार एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में करना पड़ता है, तो मुझे अपने को वही परफॉर्मेंस देना है, लेकिन उसको पिच दूसरे लेवल पर करना है। सो दैट इज़ द गेम। सो एज एन एक्टर और एज इन रियल लाइफ, depending on what the audience wants, what the audience may be impacted by, उसके हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना है। And same is true in life, my friend. अगर ज़िंदगी आपको बता रही है कि आपके इस प्रोफेशन में इस वक्त आपके पास मौका नहीं है, आपकी ज़िंदगी आपके इस प्रोफेशन से लंबी है, कोई और प्रोफेशन चुनिए और उस प्रोफेशन में अपने आप को ख़ास बनाइए। ये थे आशीष विद्यार्थी, जो कि एक एक्टर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत वायरल हो रहे होते हैं। आशीष विद्यार्थी ये खुद अपने आप में ट्रेंड एक्टर हैं और मोटिवेटर भी हैं। क्योंकि वॉइस के मामले में बात हो रही थी, इसलिए मैंने ये वाला हिस्सा आपको दिखाया। ये पूरी लंबी बातचीत यूट्यूब पर मौजूद है। जो बातें हम लोग वॉइस, स्पीच, क्लैरिटी, तैयारी के बारे में कर रहे थे, उसका एक प्रैक्टिसिंग एक्टर के मुंह से आपने ये टुकड़ा सुना। एक दूसरा टुकड़ा भी मैं चाहता हूं कि यहाँ सुन लिया जाए। यहाँ हमारे देखने वाले ज़रूर आपकी ये जो मेस्मराइजिंग बैरिटोन वॉइस है उसके बारे में कुछ ज़रूर जानना चाहते होंगे, और ख़ासतौर पे वो जिनको वॉइसिंग की दुनिया में थोड़ा करना है, करियर भी बनाना है या शौक में। आपने तो कह दिया कि ऑल इंडिया रेडियो में इसलिए भी आपको अच्छे ढंग से वेलकम हुआ क्योंकि आपके पास अच्छी आवाज़ थी।
लेकिन जाहिर है कि उसको भी कुछ नर्चर कल्चर कुछ तो आपने अचीव करने की कोशिश की होगी, तब जाके वो प्रेजेंटेबल बनी होगी। इस बारे में कुछ कहिए। A good voice is a gift from God. ये एक भगवान की देन है, यूनिवर्स की देन है, जिसने भी दिया, पेरेंट्स ने दिए, जेनेटिक्स ने दिए, जो भी है, ये एक भेंट है, गिफ्ट है। लेकिन इसको डेवलप ज़रूर किया जा सकता है, और वॉइस ट्रेनिंग भी एक रियाज है, उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ ये वॉइस की क्वालिटी की बात नहीं है, ये सोचना पड़ता है कि वॉइस की मॉड्यूलेशन क्या होती है और उसका उतार चढ़ाव क्या होता है और किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी हैं या कोई एड फिल्म्स ऐसी हैं जिसमें ऐसे लगना चाहिए जैसे कि हंस के बोल रहे हैं या बहुत गंभीर होकर बोल रहे हैं या बहुत कैजुअली बोल रहे हैं, तो वो अंदाज जो है उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वॉइस क्वालिटी एक चीज़ है, उसका इस्तेमाल करना, उसके बारे में मेहनत करनी पड़ती है, कुछ रियाज और ट्रेनिंग ज़रूर करनी पड़ती है। और ओवर द इयर्स आपकी अपनी आवाज़ में आप कोई बदलाव महसूस करते हैं इन पिछले 4 डिकेड्स में? आवाज़ थोड़ी और गहरी हो गई है कंपैरेटिवली अर्लियर, बल्कि अगर आप सोचें तो फ्रॉम माई अर्लीस्ट फिल्म में अपनी आवाज़ की बहुत कम इस्तेमाल किया करता था। बाद में मुझे समझ आई कि आवाज़ अच्छी है, ज़रा और इसका इस्तेमाल कीजिए, और मैंने बहुत किया उसका इस्तेमाल, क्योंकि जो चीज़ आपके पास हो, एक एसेट, इतना बड़ा एसेट हो और उसका इस्तेमाल न करें, ये तो बेवकूफ़ी हुई। तो मैंने इसका उपयोग करना शुरू किया और उसके साथ साथ सीखने लगा और इसको डेवलप करने लगा। तो इस तरह आपने अपनी आवाज़ को अपनी फिल्मों, अपने सीरियल्स में तो किया ही, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और जो कमर्शियल्स, जिंगल्स, स्पॉट्स, ये सब में भी, और शायद डबिंग में भी आपने लॉयन किंग में भी कुछ वो करना था मुझे, किसी और को दे दिया गया। अच्छा, तो वैसे लेकिन कहाँ किन किन डबिंग एरियाज़ में आपको करके मज़ा आया और जिनको हमारे देखने वाले जानते हैं? एक बेन किंग्सली की फिल्म थी जहाँ मैं बेन किंग्सली को डब किया था, लेकिन ज़्यादातर मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़, ये सोने लुमियर लाइट एंड साउंड शो जो होते हैं उसकी कमेंट्री दी जाती है, एंड कमर्शियल्स तो बहुत ही होते हैं, और साथ साथ मैं बहुत इवेंट्स भी प्रेजेंट करता हूँ। जी, तो कोई बता सकता है कि ये कौन थे जो अभी बोल रहे थे? कबीर साहब बोले। कबीर बेदी। कबीर बेदी, बिल्कुल आपको अपने सही पहचाना। ये एक्टर, मॉडल और इंटरनेशनल फेम के वो बहुत दुबले लग रहे हैं इसमें, इससे पहले कभी इतना दुबला नहीं देखा मैं उनको। वक्त का भी एक तकाजा होता है जी। ये अभी 1.5 साल पहले हुई बातचीत है जी। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग पर्पसेस के लिए आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोफाइलिंग इंटरव्यूज। और तब इसमें एक चीज और आपने देखा होगा कि इन 2 लोगों के साथ चूंकि 2 अलग अलग टोनेशन वाले लोग थे, उनकी वॉइस का और पेस और पिच बिल्कुल अलग था, इसलिए उनके साथ बात करते हुए मुझे भी ये ध्यान देना होगा कि मैं उनके साथ उनकी उस स्पीच के पैटर्न के साथ अपना तालमेल बैठा पाऊं। तो जरूरी नहीं होगा कि जिस पिच और पेस और वॉल्यूम पर मैं कबीर बेदी के साथ बात कर रहा हूँ उसी तरह मैं आशीष विद्यार्थी के साथ करूं या उसी तरह मनोज वाजपेयी के साथ करूं। ये इनके अलग अलग उनके अपने स्पीच के पैटर्न को भी थोड़ा पढ़ते हुए, क्योंकि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि कुछ हम शक्ल आपको मिल जाते हैं, शक्लें भी मिलती जुलती दुनिया में एक या एक से ज्यादा मिल जाती हैं। ये नहीं कि बिल्कुल वैसे
कॉपी फोटोकॉपी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी शक्लें जैसी मिलती हैं वैसी आवाजें भी दुनिया में मिलती हैं। तो एक तरह से वॉइस पर्सोना या कहिए कि वॉइस भी आपके शख्सियत का एक हिस्सा होता है। आपके बात करने का और आपकी वॉइस का टिम्बर और उसका जो मैनरिज्म है वो हो सकता है किसी दूसरे से भी मिलता जुलता हो। तो ऐसे कुछ एक सेट ऑफ स्पीच पैटर्न वाले लोगों के साथ आपको उसको मैच करता हुआ, जिससे कि एक बहुत जारिंग एक्सपीरियंस ना लगे कि आप किसी और दूसरे पिच पे बोल रहे हैं, वो किसी दूसरे पिच पे। तो वो एक बड़ा सोनोरस सा एक इम्पैक्ट उससे बनकर सामने आता है। तो इस सिलसिले में यानी कि आपकी स्पीच के इस्तेमाल के सिलसिले में अपने एज अ प्रोफेशनल अपने आप को तैयार करने के सिलसिले में ये बातें थी। लेकिन एक टुकड़ा मैं जरूर यहाँ पर जो खास तौर पर जिसे कहते हैं कि ऑडियो से जुड़ा हुआ, जहाँ पर वीडियो का उतना रोल नहीं होगा, तब भी आप कैसे टेक्स्ट के साथ अपनी आवाज को कैसे मर्ज करते हैं उस पर्पस के लिए, इसके लिए एक टुकड़ा मैं और चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको सुनाऊं, जो कि एक बीबीसी के एक पुराने ब्रॉडकास्टर भारत रत्न भार्गव हैं, वो भी लिंक मैं आपको भेजता हूँ। हमको बताइए कि रेडियो के जो नाटक हैं, रेडियो नाटक का लेखन, उसमें कुछ गुरु मंत्र बताइए कि क्योंकि ख़ुद आपने भी जब शुरू किया होगा तो वो आपके लिए भी एक नया अनुभव रहा होगा, जिसको आपने करते 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 उसमें एक सिद्धहस्त स्थिति में आप पहुँचे। तो ये क्या उसका मंत्र क्या है रेडियो नाटकों को? सिद्धहस्त तो नहीं, मैंने सीखा ज़रूर। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं रेडियो पर आया तो मुझे अपने आप ही ये हुआ कि जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्लेज, जो चर्चित नाटक है, उनको सुनने का मुझे बड़ा शौक़ था। और जो ध्वनि, मुख्य तो ध्वनि है, ध्वनि का इस्तेमाल नाटक के लिए, नाटक के चरित्र के भावों के लिए उन ध्वनि का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये शिक्षा, कोई किताब तो होती नहीं थी। उन नाटकों को सुन सुन करके वो देखने की कोशिश की। ये समझ में आया कि पहले तो वैसे आकाशवाणी जयपुर से जुड़ा हुआ था, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नया था मैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा पूरे सिद्धहस्त जो और ब्रॉडकास्टिंग में मेलविल डेमेलो जैसे लोग, उनकी ब्रॉडकास्ट, उनके रिकॉर्डिंग सुन करके समझ में आया कि जो आवाज़ है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है नाटक में। भावों के संप्रेषण के लिए उन आवाज़ों का इस्तेमाल शब्दों की बजाय हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सारा कुछ शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं, शब्द और शब्द और शब्द, तो वर्बॉस हो जाता है। उसकी जगह अगर आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भावों की अभिव्यक्ति, जैसे एक छोटा सा, मेरे मन में आपने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, अब मैं सीधे सीधे कह दूँ ये कुछ नहीं। अब ये मैंने कुछ नहीं कहा, इसके अंदर मेरा अंतर्द्वंद जो मैं कहीं पकड़ा गया हूँ, अब मैं कहूँ कि जी कुछ नहीं बस। अब ये जो टुकड़े टुकड़े हैं, सुनने वाले को लगेगा कि पकड़ा गया, कहीं गलत कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ध्वनियाँ, ये रेडियो नाटक की विशेषता है। और इसमें आप जब सीखते हैं तो आप सारा का सारा जो कुछ आपको कहना है वो शब्दों के माध्यम से नहीं, आप ध्वनियों में रूपांतरित करके उसे कहने की कोशिश करते हैं। ये रेडियो नाटकों की या रेडियो की ब्रॉडकास्ट की सबसे बड़ी विशेषता है जो मैंने वहाँ सीखी और मुझे सफलता मिली। इसमें एडेप्टेशन के बारे में भी आपसे पूछेंगे कि एडेप्टेशन में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि किसी उपन्यास को, जैसा आपने काशीनाथ के एडेप्टेशन की बात कही, कहानी है कोई या कोई संस्मरण है, उपन्यास है, तो उसमें कैसे उसे संवादों में कैसे बदला जाए। क्योंकि कहानी के केस में अगर देखें या किसी भी प्रोज के, उसमें लंबे लंबे विवरण होंगे जो लेखक ने लिख दिए कि जब वो वहाँ से घर से निकला तो गली के मोड़ से उसने वहाँ ये देखा एक कुत्ता सड़क पार कर रहा था,
ये सब बहुत विवरण अच्छी है। बात है। तो आप इसको कैसे संवादों में कैसे ढालेंगे और कैसे ये जो नरेटिव पार्ट है उसे कैसे बोरिंग होने से बचाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। सच बात यह है कि रेडियो नाटक का जो रहस्य है वो इसी चीज़ में छुपा हुआ है। मान लीजिए एक वर्णन है कि वो जा रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था और वो चाह रहा था कि उसे कुछ खाने को मिल जाए। भूखा था 2 दिन से, लेकिन हाथ फैला नहीं सकता था क्योंकि भीख मांगना उसे आता नहीं था और उसे डर लगता था कि कहीं अगर किसी से मांगा उसने और वो नकार दिया उसने तो उसको बहुत बेइज्जती होगी। और नरेशन है, लंबा नरेशन है, उसकी मन की व्यथा, वो जो सोच रहा है और जो स्थिति है उसका वर्णन तो उन्होंने कर दिया कथा में, उपन्यास में। अब आप इसको नाटक में कैसे रूपांतरित करेंगे? तो उसकी एक ही तरीक़ा नहीं है, कई तरीक़े हैं। एक बहुत सहज और सरल तरीक़ा तो है कि आपने जैसे नरेशन में डाल दिया, उसे नरेटर कह रहा है, नाटक में आपने एक पात्र डाल दिया है कि वो ऐसा ऐसा है। ये बहुत ही चालू किस्म की चीज़ है ये। इसमें कोई आप उस चरित्र के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किस तरह के आवाज़ों का और किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, भूख लग रही है, मैं अब जैसे एक आवाज़ आई, कचौरी गरम, समोसा गरम, गरम गरम गुलाब जामुन ले लो, ये आवाज़ आई, बेच रहा है। और मेरी प्रतिक्रिया लेकिन छोड़ दिया। आगे चलते चलते कुत्ता भौंक रहा है। आप उन सारे भावों को ध्वनियों में कैसे रूपांतरित करते? क्योंकि ध्वनि मात्र एक ध्वनि चीज़ है जो दर्शक तक पहुंच रही है और आपको ध्वनि के माध्यम से उस सारी व्यथा को, उसके जो अंतर्मन की व्यथा है वो व्यक्त कर रही हैं। बहुत सारे प्रलोभन हैं वहाँ आवाज़ों के ज़रिए से। और वो जो आदमी है वो टटोल रहा है जेब, हे भगवान, गरम गरम हलवा। अब जक्स्टापोज के जब आप करते हैं ना तो उसकी व्यथा कई गुनी हो जाती है और दर्शक के या श्रोता के मन मस्तिष्क पर वो चित्र बन जाता है। आप उस ध्वनि को चित्र की तरह से कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये कला है रेडियो की। जहाँ दूरदर्शन की बात करते हैं तो वहाँ तो दृश्य है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कतें वहाँ पे भी हैं, सारा कुछ आप नहीं दिखा सकते फिल्मों की तरह से, लिमिटेशंस हैं। लेकिन रेडियो नाटक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और आपको हर एक मनोभाव, हर एक चीज़ को ध्वनि में कन्वर्ट करना होगा, रूपांतरित करना होगा, ध्वनि के माध्यम से कहना होगा, अलग अलग तरह की ध्वनियाँ। तो वो आप किस तरह से कहते हैं ये इस पर निर्भर करता है। ये बहुत कठिन है, आजकल नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये थे भारत रत्न भार्गव, जो कि बहुत ही एक वेटरन ब्रॉडकास्टर और टेलीविजन प्रोड्यूसर रहे। अब यही सब करते हुए इन लोगों की अपनी जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं इनके, इसको शोकेस करते हुए वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक एक प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस कैसे पास होता है, ये भी आपने इसमें सुना होगा। इस बात को सुनने के अलावा, हालांकि ये लास्ट वाला वीडियो पता नहीं क्यों सिंक आउट हो रहा था, शायद बैंडविड्थ की वजह से, जो भी, इसको आप चाहें अलग से भी देख लीजिएगा अगर आपको ज्यादा और इम्पैक्ट उसका अंदाजा लगाना हो तो। तो आपने देखा है कि जिस पर्पस के लिए हम आपकी जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है, जो आपकी स्पीच के जरिए, आपकी स्पोकन वर्ड्स के जरिए, आपके अपने जेस्चर्स और स्क्रीन प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ों का आपको केयरफुली ध्यान रखना होगा और उसकी तैयारी करनी होगी, ये सब उसका एक ये कुछ एरियाज हैं जिसकी तरफ हमने इशारा किया। इसका ये मतलब नहीं है कि इस छोटी सी क्लास या छोटे से डिस्कशन या छोटे से एक्सपीरियंस इम्पार्ट करने भर से वो आप तक पहुंच जाएगा। अब आपके अपने प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट से तय होगा कि आप इसमें से क्या चीज लेना चाहते हैं,
क्या आपके काम आएगी और किस चीज के काम आएगी। जैसा कि हमने कहा कि आखिरकार कम्युनिकेशन के लिए स्पीच एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आप भी जानते हैं, और जब आप उसे मास कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं और एक कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, अपने ऑडियंस के उस पर्पस को सर्व करने के लिए करते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि ये बातें थी, और इस सिलसिले में ये एक आखिरी स्पीच के सिलसिले में आज का ये आखिरी लेसन था। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो, इस बातचीत में शामिल होना चाहते हो, तो आपका वेलकम है। जी इरफान साहब, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। शकील बोल रहा हूँ। शकील साहब, पहले एक यूँ समझिए कि डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं कि मैं अगर कोई बात कहूँ उससे अगर आपको बुरा लगे तो एडवांस में माजरत। जी जी जी, इसी के लिए तो हम लोग हैं यहाँ पे। जी जी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में, मेरे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे भी हासिल हो जो जिस वजह से मैं आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है ऑडियंस को समझने में भी थोड़ा सा और मदद मिल जाए। मेरा पर्सनली मैं एक दीनी मिजाज का आदमी हूँ। तो मैं इधर आने की, इस ट्रेनिंग में आने की वजह जो एक्टिविस्ट होते हैं उनकी इंटरव्यू करने की फन सीखने के लिए, और ज़ाती तौर पर जो ऑथर्स होते हैं उनकी इंटरव्यूज करने के लिए मैं आया हूँ। जी और अ, 2-3 दिन से जो एग्जाम्पल शेयर किए जा रहे हैं, मेरे लिए ये ऐसी दुनिया है जिसको मैंने तौबा कर कर अल्लाह की तरफ लौटा है मैंने। जी तो मैं गैर ज़रूरी उससे एक्सपोज हो रहा हूँ। कल भी 15 मिनट के बाद मैं आई हैड टू एग्जिट माई सेल्फ। जी तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि हम जैसे लोगों के लिए आर्ट एंड सिनेमा से हटके क्या आपके पास है कैटर करने के लिए, मतलब हम जिससे सीख सकें, जी जो जी न्यूट्रल एलिमेंट्स जिसमें हो, जी। जैसे किसी पॉलिटिशियन के इंटरव्यूज या इस तरह के। मैं कह रहा हूँ कि आर्ट एंड सिनेमा को छोड़ के। हाँ हाँ, तो जी जी नहीं वो हैं। अगर मुझे मालूम होता है कि अगर आपने पहले बताया होता तो सिलेक्शन में मैं वो वाला भी एंगल रखता। वो तो आप जानते हैं कि 500 प्लस एपिसोड्स हैं, उसमें बहुत तरह के लोग हैं, उसमें डॉक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, साइकिटिस्ट हैं, बर्ड वॉचर्स हैं, बोटेनिकल गार्डनर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, कौन नहीं है। मैं तो कहता हूँ सिनेमा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो खुद भी कम्युनिकेशन बिजनेस में है, और वो कम्युनिकेशन के ये जो जार्गन्स और टर्मिनोलॉजी है उसको आप उस टूल से पकड़कर, अब जैसे आशीष विद्यार्थी एक फिल्म एक्टर तो है, लेकिन वो जो कुछ कह रहा था मुझे नहीं लगता कि वो आपके किसी दीनी रास्ते में कहीं कोई आड़े आ रहा होगा। अगर वो कह रहा है कि आपको कोई स्पीच का एक्सरसाइज करना है और इस तरह से हमिंग करनी है, तो ये चाहे मणिशंकर अय्यर कहे या राजीव गांधी कहे या मोदी कहे, उतना ही इम्पोर्टेंट हमिंग शायद आशीष विद्यार्थी भी आपको सिखा सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। सर, ये जो वॉइस के मॉड्यूलेशन के ट्रेनिंग्स होते हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग उसके लिए होता है जिसकी हाँ वॉइस अपना होता चेंज है करना उसमें। है? जी जी बिल्कुल। बिगिनर्स के लिए अलग होता है, मिड लेवल के लिए अलग होगा, और एडवांस के लिए अलग होगा। उसके लिए ये पूरी इंडिपेंडेंट स्ट्रीम और डिसिप्लिन है जिसमें लोग पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। मतलब आप खास तौर पर अगर शेक्सपियरियन थिएटर में देखेंगे तो उसमें सिसिली बेरी नाम की एक ट्रेनर थी जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी शेक्सपियरियन थिएटर में वॉइस ट्रेनिंग में, स्पीच एनहांसमेंट में लगा दी। और आपको मालूम है शेक्सपियरियन थिएटर में इसका बहुत रोल है स्पीच का। तो ना सिर्फ अमेरिका में या कहिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, बल्कि इंडिया में भी स्पीच को लेकर बहुत काम होता है, और उससे लोग बहुत आप समझिए कि कॉमर्शियली भी ऑक्युपाई होते हैं। आज इतनी तरह का काम है, आप सोचिए कि टेलीफोन पर जो आपके पास IVR के जरिए आवाजें आती हैं, मेट्रो में अनाउंसमेंट है, कोई मास्टर ऑफ सेरेमनी बन के खड़ा हुआ है, कोई टेलीविजन शो होस्ट कर रहा है, या कोई स्पिरिचुअल स्पीकर है, हर किसी के लिए आपका, चूंकि स्पीच वर्बल कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इसलिए उसमें और ज्यादा हायर और ज्यादा परफेक्शन के लिए ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन के कोर्सेज हैं और उसकी जरूरतें हैं, लोग उसको करते हैं। जी कनी भाई। जी सर, मैं खालिद बोल रहा हूँ सर। जी, ये खालिद। वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए कुछ बुक्स आप सजेस्ट करेंगे या कुछ ऑनलाइन किसी के वीडियोस, क्योंकि टेलीविजन के दुनिया में भी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए या नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए भी जी अगर वॉइस मॉड्यूलेशन पे कोई माहिरत हासिल करता है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
तो हाँ, आप तो कुछ मुझे मटेरियल सजेस्ट हाँ, करेंगे सर या बिल्कुल। बुक्स? मैं तो जैसे कि मैंने सिस्ली बेरी का नाम लिया, सिस्ली बेरी के एक वर्कशॉप का एक पूरा वीडियो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, क्योंकि उसमें कॉपीराइट का मामला होता है, तो भी यूट्यूब पर है, मैंने पिछले दिनों देखा था। इसके अलावा एक हेमा सिंह है, जिनका 1.5 घंटे का एक कोरोना के जमाने में उन्होंने वो डिक्शन और स्पीच ही सिखाती हैं यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, वो भी यूट्यूब पर मौजूद है। यानी कि सिस्ली बेरी की किताब वो भी है ऑनलाइन मौजूद, और सिस्ली बेरी का वो वीडियो जो एक डॉक्यूमेंट्री है, वो हेमा सिंह का नाम हमने लिया, वो प्लस ये जो 2-3 कन्वर्सेशन हमने आपको सुनाए, उनमें इतने 5 मिनट या 8 मिनट के टुकड़ों से आगे पीछे भी कुछ बातें कही गई हैं, और बाकी मैं आपको रिसोर्सेज ढूंढ कर शेयर कर दूंगा। सर, आप जो वीडियोस बताए कम्युनिकेशन में मतलब जो बोल वॉट एवर वी आर सेइंग, दैट इमेजिनेशन फिगर भी अपीयर होना है अपने सामने ज्यादातर। तो इस अंदाज में इतने सारे मतलब इतना डेप्थ है बोल के नहीं मालूम था सर। इट्स वेरी नाइस। बट सर, जी, इंटरव्यू में तो अपने को तो ज्यादातर जनरल सेंस ही रहता ना सर, इंटरव्यू हाँ लेने हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम सिर्फ उनके लिए जो और ज्यादा इसमें और डीपर जाना चाहते हैं और ज्यादा इफेक्टिव होना चाहते हैं। हम तो जी अभी जी। लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहे हैं। जहां तक आपकी बात मैं पिछले 3-4 दिनों से जो भी सुन रहा हूँ, वो एक बहुत स्पेसिफिक पर्पज से है, और उसमें आप बिल्कुल मत डरिए कि ये सब चीजें हमको बता दी गई हैं और ये आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपका पर्पज दूसरा है, आप बिल्कुल उसमें फील्ड में उतर सकती हैं। और ये छोटे छोटे ये जो जैसे आप बता रही थी कि चाहे वो स्कूलों में या डिसेबिलिटी से कोई जुड़ा हुआ इशू हो या कोई क्लीनलीनेस से, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज हैं जिसको आज ही शुरू किया जा सकता है। और ये सब जो बातें हमने की, चूंकि हमारे अपने फंक्शनल एक्सपीरियंस से आपके सामने की, तो उसका जितना हिस्सा आपके काम आए उसको ले लीजिए। बाकी चीजों से वो डरिए नहीं, या मतलब चैलेंज्ड फील मत कीजिए कि अगर ये नहीं किया तो वो नहीं किया। जैसे कि हमने आप गेस्ट के बारे में जितना एलेबोरेटेड रिसर्च के बारे में कहा, हो सकता है कि उतनी जरूरत ना हो आपको, क्योंकि आपका प्रोफाइलिंग का पर्पस नहीं है, बल्कि आपका कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसको एक जगह रख करके एक कुछ मोमेंट्री सेंसिटाइजेशन का इशू है। तो वो उसके लिए इतनी ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होगी। तैयारी की जरूरत है, ये बात आपको हमने बताई जी। बट बहुत इफेक्टिवनेस तो दे रहा है सर, वो तो मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन हाँ हम नहीं देखे तो भी वी कैन इमेजिन ये जी, इंसिडेंट हो रहा है शायद। जी एक्चुअली सर, जो बुक रीड करते इस टाइम पे भी अपन स्टोरी इमेजिन करते, बिल्कुल और जो सुनते इस टाइम पे भी स्टोरी इमेजिन करते। इमेजिन जो करते वीडियो देखे सो क्या है कि सर ब्रेन जल्दी भूल जाते। क्यों? हैं। मीन्स नो, डायरेक्टर जो बताते वो विजुअल्स देखते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ यहाँ दो चीजों में क्या है, अपना इमेजिनेशन रहता है इमेजिनेशन, यहाँ हाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत दिन तक अपने लाइफ में स्टैम्प हो जाता हो तो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल। इरफान जी, जी जी आई मुझे जरा ये एज एम दिस जस्ट माय सेकंड डे, जी मैं ये सोच रही थी कि हाउ डज वन नो, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय कॉन्टेक्स्ट बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज वन नो कि दैट माय वॉइस नीड्स इम्प्रूवमेंट, my voice actually needs these modulations. I mean, if for profiling it, अब जैसे ये profiling की बात चल रही, तो I want to focus on that only. जी। How do we know that yes, my voice is good for profiling a person? How does one gauge oneself here? हाँ, तो उसके लिए तो आपको करना होगा। पहली तो चीज ये है कि आप एक उसका प्रोटोटाइप या कोई एक उसका एक छोटा एक्सरसाइज करें पहले तो। जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहती हैं कि वेदर यू आर साउंडिंग suitable to the medium or not, so you just start with a small example. You just call your guest and you sit together and just record it in a professional way. I mean, if not highly professional, in a semi-professional way, where the sound and the visual is clear.
and then after putting both the tracks, let us preview and assess. So there is no particular standards like and it is not at all about the audience, right? It is about irrespective of about the audience ki reception. It is per se about the voice. और इसके लिए आप बोल रहे हैं कि ऐसे ही चीज को किसी एक्सपर्ट के सामने अपनी जो इंटरव्यू है प्रोफेशनल वे में करके या सेमी प्रोफेशनल जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं उसको लेके 1-2 मिनट 5 मिनट की भी क्यों ना हो 5 मिनट 5 मिनट 7 मिनट का करके एक बार उसका एक असेसमेंट के लिए हम लोग जी बिल्कुल सो दैट्स द ओनली वे वी गो यस करने की ही चीज है ये, मतलब इसको आप ऐसे नहीं सोच सकती कि हम सिर्फ तैयारी में वक्त लगाएं या हम सोचें कि हम उतने सूटेबल हैं कि नहीं है। ये सब एप्रीहेंशंस के बजाय इसको करके देखा जाए और करने के टाइम पर जो चीजें होंगी उसको हम लोग एसेस कर सकते हैं, उसमें कुछ सजेशन दे सकते हैं और खुद आपको भी थोड़ा जब उसे दूर हटके अपने आप को देख रही होंगी तो आप एक थर्ड पर्सन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस या कहिए कि रिजल्ट निकाल सकती हैं फॉर सजेशन। मैं एक ही बात बोलना चाह रही कि आप जो भी कल और आज भी जो बता रहे हैं ना वो एक्चुअली हमारी पूरी नॉट जस्ट टू बी अ प्रोफाइल पर्सन लेकिन हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है वो। तो कल जो आप बताए थे कि पर्सन जो क्वेश्चन हमको कोई डाले तो इट इज नॉट फॉर एन इमीडिएट आंसर बट फॉर अस बैकफुट जो आप क्रिकेटर की बैकफुट की बात करें तो वो करके थोड़ा एक सेकंड सोचने में जरूर डालें और जब समाधान दें। सो दिस इज एक्चुअली अबाउट इम्प्रूविंग आवर पर्सनालिटी। बिल्कुल क्योंकि देखिए आप तो लुबना ये बात बिल्कुल आप ये जानती हैं कि कम से कम जो रेगुलर स्कूलिंग का जो सिस्टम है वो इस चीज को डिस्करेज करता है। मतलब ये कि पब्लिक स्पीकिंग ही अगर कह लें, अगर उसको एक फैशनेबल टर्म की तरह देखें, अल्टीमेटली तो ये सारे बच्चे जो स्कूल से निकलकर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं या किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, उनके सामने ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है कि वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे उनके रिस्पॉन्सेज ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। इसके लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल में तो होती नहीं, यहाँ तक कि बहुत ही मैकेनिकल ढंग से उनको स्कूल टेक्स्ट बुक रीड अलाउड करने के लिए बोल दिया जाएगा तो वो एक स्कूल करिकुलम का एक ऐसा बोरिंग एक्सरसाइज होता है जिसमें हम मोर ऑफ कीपिंग साइलेंस और अपने ही अंदर थॉट्स को बुनते रहना, ओवर थिंकिंग करना या इंट्रोवर्टली। तो कम से कम 17 साल की उम्र तक स्कूल में बच्चे चुप रहने की प्रैक्टिस करते हैं अनलेस के उनको किसी एनुअल फंक्शन में, किसी इवेंट में पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो वो कितने होते हैं, मतलब कुछ 1% या 0.5% होते होंगे जो उस फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। जनरली बोलकर अपने आप को एक्सप्रेस करना, कहीं पर खड़े होना है तो कैसे होना है, कैसे एक पब्लिक प्रेजेंस बनानी है, ये सब चीजें तो लोग कितना टाइम खो देते हैं और उसी चक्कर में अपॉर्चुनिटीज भी खो देते हैं, उनसे आगे वो निकल जाते हैं जो ये सब चीजों को लेकर थोड़ा पहले से प्री सेंसिटाइज है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी ये बात लगती है कि जो बात मुझे मालूम है वो बात मैं जरूर बताऊं। जैसे देखिएगा कि जब ये तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी गेस्ट की और होस्ट की और ऑडियंस की, जब आप इसको सब कुछ करने के बाद एडिट टेबल पर बैठती हैं यानी एडिटिंग के टाइम पे, वहां कितनी न्यूएंस टाइप की चीजें हैं जो अगर आपने उसका पर्पस ठीक से नहीं समझा है कि आप उसे करना क्या चाहते हैं इस कंटेंट का, तो आपको लगेगा कि कोई एक चीज, मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी से पूछा कि अच्छा बताइए कि जब आप 5वीं दर्जा में पढ़ते थे तो आप हवाई चप्पल पहनते थे कि नंगे पैर रहते थे, मान लीजिए हमने ये पूछा और इसके लिए वो 1 मिनट के लिए उसने अपना सिर खुजाया, तो जो आपका पोस्ट प्रोड्यूसर है या जो पैकेजिंग टीम है जो स्टिचिंग कर रही है शो की, उसको लगेगा कि ये तो ऑफ कैमरा है और इसको हम हटा देते हैं, जबकि उसको भी शामिल करने से प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट ऐड होता है कि यानी वो विलिंग है उस पर सोचने के लिए, लेकिन उस आदमी से ये सवाल पहले नहीं पूछा गया, इसलिए इस वक्त वो थोड़ा हेजिटेंटली ही सही लेकिन फिर वो डेयरिंगली उस पर उसको फेस कर रहा है और उसमें आ रहा है। तो ये जो छोटा सा शायद 6 सेकंड का एक टुकड़ा होगा जो किसी पोस्ट प्रोड्यूसर के लिए लगेगा कि ये तो नॉट गुड, इट इज नॉट गुड टू बी एयर्ड, नहीं, ये भी है जो प्रोग्राम का हिस्सा है। उसका चुप रहना, उसका सिर खुजाना,
उसका हल्का सा मुस्कुरा देना, ये सब मिलाकर आपकी प्रोफाइलिंग में ऐड करता जाता है। आपकी गेस्ट की ये जो हिडन ट्रेट्स हैं उसके, वो भी बताता जाता है। आप अचानक आपके सामने कोई एक ऐसा सवाल रख दिया जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, या आप तैयार थे और आप उम्मीद कर रहे थे कि आपसे ये सवाल पूछा जाए, आप खुश हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं, इस पर भी हम लोग आगे की क्लासेस में बात जरूर करेंगे जी। So naturality of the answers or naturality of the the conversation should not be just brushed away, but they should be retained. Exactly. Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम। This is नायला, Naila. आपको पहली बार दिखाई दी? Yeah, sir. मैं आज ही ज्वाइन हुई आपके क्लास। जी नायला, क्या करती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। Sir, I'm a principal. I'm running a pre-primary and primary school in Karimnagar. जी। तो आपका जो मैं सुनी हूँ आज का क्लास, I was really impressed. And मैं एक क्वेश्चन डाली थी इसमें चैट में कि is it only for like interview purpose or like for public speaking also? So जैसे अभी आप जो अभी रिप्लाई कर रहे थे, तो उसमें जैसे आप बोले कि बच्चों का लाइफ लाइक 17 years तक they don't have that public speaking at all. So what we do in our school is, क्योंकि अभी हम लोग का प्राइमरी स्कूल है, as you said कि एनुअल डेज में ही उन लोग को चांस मिलता है बच्चों को कुछ भी बोलने के लिए. So we have the assembly and we give the rotation to kids so that they can come in front of the the whole school, and वहाँ पे when they come forward in front of the public, so they develop the confidence also, और then they lose the stage fear. है उन लोग को बोलने की, जैसे आप अभी जो बता रहे थे कि पब्लिक स्पीकिंग की आदत होगी लोगों से, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. So I really liked your program. I just wanted to know like what else I can learn from you in the future also. Keep आप coming, you continue just in keep this. coming. I mean, there are lots of things which I know. I will certainly share with. Okay. Yeah. So I hope you enjoyed the session and. Yeah, definitely. Thank you, Jazakallah. It was very nice. Thank you. सर मैं पूछूं कुछ? जी जरूर। सर मैं आपका कल शो देख रहा था, इरफान साहब के साथ इंटरव्यू। जी। एक्टर इरफान साहब, जैसे ही वो सवाल, जैसे ही जो वो उनका जवाब खत्म हो रहा, इमीडिएटली आपका सवाल आ रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें और कुछ बोलने आ रहा है। या वो एडिटिंग का कमाल है या फिर वो मतलब कैसा था वो? मतलब जनरली तो देखिए गुफ्तगू में हम एडिट कुछ नहीं करते, मतलब इस तरह से अनलेस कि कुछ अनपार्लियामेंट्री, कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज हो या कोई एक ऐसा कैजुअल रिमार्क हो, उसको जरूर कर देते हैं, क्योंकि लोग सेट पे उनको मालूम है कि ये कोई लाइव तो शो जा नहीं रहा है, तो वो किसी ने बात में एक हल्का कोई ऐसा फिक्रा हल्का सा इस्तेमाल कर लिया, तो हम केयरफुल रहते हैं क्योंकि हमारे शो को बच्चे भी देखते हैं, वो उससे कुछ उनकी ऐसी गलत लर्निंग ना हो, इसलिए वो ही पोर्शन हटाते हैं जो अनपार्लियामेंट्री या एब्यूजिव या कुछ उसका इम्पैक्ट गलत पड़े, वही हटाते हैं। या फिर कोई फैक्ट्स, अगर मान लीजिए कि आप कहना चाहते थे 2003 और आपके मुंह से निकल गया 2013 किसी वजह से, तो आपको भी मालूम होता है कि आप गलत बोल गए, और लेकिन फिर हम करेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हम उस आंकड़े को या उस फैक्चुअल एरर को हम चॉप ऑफ कर दें। जी शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। सर मैं खालिद बोल रहा हूँ सर। सो अभी कितने सेशंस बाकी हैं सर? सो व्हाट्स द प्लान? मैं एक तो पोस्ट प्रोडक्शन पे जरूर उस पर चर्चा करूंगा, कुछ लिसनिंग पे करूंगा, और आपने शायद शुरू में कुछ ऐसा भी कहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये मौका दिया जाए कि वो कुछ एक वो करें असाइनमेंट, जैसे कि वो किसी के साथ इंटरव्यू करें या ऐसी कोई चीज जो कुछ उनकी लर्निंग है, ऐसा कुछ भी बात थी, तो हम समझते हैं इन सब चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। ग्रेट। तो सर आई थिंक एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड, सो वी हैव टू बढ़िया, बहुत जो भी शामिल हो वो अपने सामने अपने वेल लिट अप कंडीशन में कैमरा स्टेबल करके, साउंड के सोर्स को इंश्योर करके, नॉइज ज्यादा ना हो, तब बैठे, मतलब बेसिक प्रिपरेशन अपने एंड से इंश्योर कर ले। इस तरह से कोई शेकी कैजुअल ढंग से, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई अच्छा सवाल निकल के आया तो वो एयर पे जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर वो किसी वजह से कैमरा शेकी है, साउंड ठीक नहीं आ रहा है, तो वो ठीक नहीं लगेगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई।
शुक्रिया इरफान जी। बहुत शुक्रिया लुमना। शुक्रिया इरफान साहब, शुक्रिया सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, कल मिलेंगे।